एक्सटेंशन प्रॉपर्टी कह लो या फिर वही हमने और डिफिकल्ट शायद गहन कुछ करके कहते हैं। मुझे भी नहीं पता। आप इंग्लिश में मैंने इंग्लिश में ही लिखा है और दिक्कत ये हो रही है, मेरे को जो सलाह दी गई थी राहुल के द्वारा कि मैम चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करो, मैंने किया वो भी। मैंने सोचा चलो लिखने में मेरा 1 घंटा और चला जाएगा, कोई बात नहीं हिंदी भी लिख के दे दूँगी। बट जब मैंने देखा 4 क्वेश्चन उसने सही ट्रांसलेट किए, 5वां क्वेश्चन ही उसने अपने मन से बदल दिया है। तो फिर मैं वही चीज़ देख रही कि मैं डिक्शनरी टाइप होती है उससे करके देखो जो वाला क्वेश्चन है वो मेटा व्हाट्सएप में मेटा उसको मैं सच बताई, मैं पेपर नहीं लेके आई, मैंने प्रॉपर हिंदी में पूरा इतना साफ तुम लोगों ने लिखा कि फिजिकल लैंग्वेज प्रॉब्लम है। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैं लिख दिए हैं और जब मैं वापस आती हूँ कि मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं जब इसके एक्चुअल में क्या किया उसने वो नहीं बदला, लैंग्वेज नहीं बदली, ऑप्शंस बदल दिए। अब मैं ऑप्शंस अगर तुम लोगों को हिंदी में अलग दे दूँ और इंग्लिश में अलग दे दूँ तो फिर पेपर चेक करते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी। दिक्कत वहाँ पे आ रही है। अगली बार से मैं बुक ही ऐसी उठाऊंगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसे कि मैं प्रॉपर लिख पाऊँ। अब हिंदी मीडियम में भी और हिंदी मिलता है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में सीधे इंग्लिश मिल रही है। अब मेरे पास जो PYQs भी हैं तुम्हारे वो भी सब इंग्लिश वाले ही हैं। इसलिए प्लीज कॉपी पढ़ाना और 1 दिन का काम चलाना। अगर तुम लोगों का कल टेस्ट होता तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे लगता था मैं मुझे नहीं पता है तो सब बताइए। कल वाले फॉर्मूले याद करके आए हो रजनीश? याद है ना? चलो मुझे बता, मास बाई मास का फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए, मास बाई परसेंटेज में W/W% का सॉल्यूट के लिए बताना है। इसके लिए सॉल्यूट क्या था? पहले सॉल्यूट वो था जो हमें कम मात्रा में था, सॉल्यूट वो था। तो बता उसके लिए क्या था फॉर्मूला? into 100 ना, मास ऑफ सॉल्यूट रिजल्ट कैसे लिख रहे थे? WB से अपॉन V टोटल इंटू W टोटल, सॉरी यही था ना। उसके बाद वो क्या था? W/V सॉल्यूट के लिए क्या था? तुमसे मैंने कहा था तुमसे ही सुनने हैं मुझे, क्योंकि कल तुम मैं पलट के पूछ रहे थे, एक भी नहीं बता रहे थे। अब बताओ, सेम ही तो है, सिर्फ नीचे वॉल्यूम टोटल ही तो हो रहा है। बोलो क्या है? बेटा क्या था? रेट ऑफ सॉल्यूट WB/V टोटल इंटू 100, यही तो था। और एक चीज बताओ, 2 फ्रैक्शन जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन ले रहे थे वो किसके इक्वल थे? काई A प्लस काई B। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मोल पे हमारे टेम्परेचर के डिफरेंस कौन से डिफरेंस में आ रहे थे, जिनमें क्या प्रेजेंट था? और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से थे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से थे? जिनमें वॉल्यूम था वो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट थे और जिनमें वॉल्यूम का टर्म नहीं था वो हमारे क्या थे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद अगर मैंने तुमसे बोला था कि 20% ऑफ HCl इन एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या था? W/W में 20% लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या था? पढ़ लो बीच में। हाँ बताओ। बोलो। मिला है।
ग्राम में 20% हुआ, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में। सही, टोटल सोल्यूशन कितना होगा हमारा 100 ग्राम होगा, और उसमें 20 ग्राम क्या होगा हमारा सोल्यूट होगा, और 80 ग्राम क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या था? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट के लिए बताना है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, और पार्ट्स पर बिलियन में कितने से गुणा कर रहे थे? 6 से कर रहे थे पार्ट्स पर मिलियन में, और बिलियन में कर रहे थे 9 से। कंसंट्रेशन क्या थी? बिलियन में कितनी मतलब बिलियन है उस पर बात कर। इतना सब याद हो गया, इतने फॉर्मूले सबको हमने 3 तरीके से पढ़ लिया था। एक किससे पार्ट्स के पार्ट में पढ़ लिया था, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ लिया था, और एक हमने किसके परसेंटेज। आज हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ेंगे? अच्छा, अब लिखो, हमने तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखा था, स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं लिखा था, लिखो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लिखो बेटा, स्ट्रेंथ डालो, हेडिंग डालो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन। W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन, मतलब, और ये किस में था बेटा? लीटर में था। किस में था? लीटर में था। और W किस में था हमारा? ग्राम में था। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेंथ को S से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूंगी तो कितनी हो जाएगी? ग्राम पर लिखो। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो लिख लो ये सब लाइनें एक एक करके। यूनिट कितनी है हमारी? ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और हमारा क्या था? इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मास प्रेजेंट होगा हमारे सॉल्यूट का, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब इसके बाद हेडिंग डालो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लिखो मोलरिटी ऑफ लिखो इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, M बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मोलैरिटी होती है जितने तुम्हारे लीटर में लेते हैं हम। इसमें कैसे ले रहे हैं? सॉल्यूशन हमारा किस में है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लीटर में लिया है, तो जितने लीटर क्या हुआ? वो मोलैरिटी में आता है, स्मॉल एम में। हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन सब होते हैं। चलो लिखो, इसमें थ्योरी लिखो। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूट, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml of solution। हाँ, 1000 ml of solution। देखो, अगर मेरे पास ये लीटर में है, सही है, मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, m बराबर, हम क्या लिख रहे हैं? NB लिखेंगे, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं? नंबर ऑफ
पढ़ा लिया जाए अगर अपने अपने काम निपट गए हो तो। देखो एक बार बताओ, ये फॉर्मूलाज दिखा रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुझे भी रटी हुई होती है। अगर तुम लोग बीच में फ्लो तोड़ते हो ना तो मेरा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे कंफ्यूजन टर्म है कि कोई भी, जैसे तुम ग्राम में कंफ्यूज हो रही हो, मैं भी हो सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल रटा हुआ बिल्कुल एक एक शब्द तुम्हें रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ। तो इसलिए बीच में डिस्टर्ब तब मत करा करो जब क्लास में यहाँ पे कुछ चल रहा है। अगर हम जब मैं लिखने का टाइम दे रही हूँ तो अपने आपस में बात करो या कुछ करो। जब मैं इधर बोर्ड पे मुंह करके खड़ी हुई हूँ तो मत डिस्टर्ब करो, क्योंकि आप इतना धीरे बोल रही हो तो मुझे आवाज ना आए, या तो ऐसे बोलो तो मुझे ना पता चले, या ऐसे बोलो तो मुझे क्लियर आवाज आए। बीच वाला हल्का हल्का वाला मत करा। मुझे ऐसा लगता हो सकता है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल क्लियरली बोलो कि मैम ये पार्ट समझ में नहीं आया है। पड़ोस वाला नहीं समझा पाएगा अभी तुम्हें, क्योंकि अभी उसने भी बेचारे ने दोबारा नहीं पढ़ा है। चलो मैं क्या लिख रही थी, ये क्या थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे। सॉल्यूट को हम B से या 2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो N2 भी हो सकता है N3 भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या लिख रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मैं इसे लीटर में ले रही हूँ तो ये हम सिंपल लिखते हैं, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में तो मुझे क्या करना होगा, इंटू 1000, NB अपॉन V ml इंटू 1000 लिखो। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, अब मुझे मोलरिटी और ये दी हुई है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, NB बराबर M इंटू V। और इसी को अगर मैं ml के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को ml की फॉर्म में लिखूंगी, लीटर की जगह इसको मैं ml में ले रही हूँ, तो मुझे 10 टू द पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। या तो मैं अपॉन में 1000 ले आऊँ लीटर को चेंज करने के लिए, या फिर -3 से इंटू कर दूँ, तो लिखो NB बराबर M इंटू M की कैपिटल लेटर, सही है, कैपिटल V बनाना क्योंकि स्मॉल m से हम मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल M इंटू V इन ml इंटू 10 टू की पावर -3। बट मैं इसे इधर ले गई हूँ ना, तो 1000 ऊपर है तो ये नीचे आएगा ना, M इंटू V, और ये ऊपर है तो यहाँ आएगा, ठीक है। और जब 10 टू की पावर -3 ऊपर आ जाता है तो इन मोल्स को हम कहते हैं मिलीमोल्स। क्या बोलते हैं, मिलीमोल्स। ये क्या हो गया हमारा, मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे, मिलीमोल्स बराबर मोलरिटी इंटू लीटर इन ml, सही है बेटा। हाँ सॉरी, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ किससे अभी तक
सारे वो हो रहे हैं सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूले। आगे देखिए, मैंने अभी तक क्या लिखा, मोलैरिटी बराबर NV अपॉन VM इंटू 1000। जब ये किस में था, ml। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर NV को खोलूंगी तो कैसे खोलूंगी, मोल्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखो M2 अपॉन V2 इंटू 1000 अपॉन V। सबसे ज्यादा हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इस फॉर्मूले से, जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सबके सब हमारे किससे होंगे, इस वाले फॉर्मूले से। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ होता है, अगर मान लो मैं डायरेक्ट मोल्स मुझे नहीं दिए हुए हैं किसी के लिए, तो हमें उसके लिए मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो या तो हम उसे अलग निकाल के इसमें लगा लें, या एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद कर लो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उल्टा लिख दिया है ना मैंने ये, कैपिटल M बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। और अगर मेरे पास सॉल्यूशन किस में है, लीटर में है, तो यहाँ पे 1000 आया, देखो इसे। अब तुमने एक सोल्यूशन पढ़ते हुए दो तरीके के सोल्यूशन पढ़े होंगे, एक तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पढ़ा होगा, एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन पढ़ा होगा। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। मगर कभी भी अगर हमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है या डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर मुझे इसे डाइल्यूट करना है तो इधर कंसंट्रेट करना है, इसमें क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इधर बढ़ा देते हैं सॉल्वेंट की मात्रा और इधर कम कर देते हैं सॉल्वेंट की मात्रा, बट सॉल्यूट दोनों तरफ हमारा क्या रहता है, सेम। ऐसा ही करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेट उतना ही रखना है। हाँ, डाइल्यूट में अगर मुझे मतलब एक सिंपल सी चीज रखना है, अगर मुझे दूध को बढ़ाना होता है तो हम उसमें पानी मिला देते हैं, दैट इज द डाइल्यूटेड फॉर्म। सही। अगर मुझे दूध को कंसंट्रेट करना होता है तो मैं कम पानी वाला दूध लेती हूँ ना, मतलब मैं या तो उबाल दूंगी जिससे कि उसका पानी वेपराइज होके निकल गया, तो हमने कम क्या करा, सॉल्वेंट ही तो कम किया, हमने सॉल्यूट को तो कम किया ही नहीं किसी भी हिसाब से। तो सॉल्यूट को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। सॉल्यूट जितना इसमें होगा वो इतना इसमें होगा, चेंज किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट। देखो concentration of solution, sorry, concentration of solution, removal of solvent is called concentration of solution. Removal of solvent is called concentration of solution.
कंसंट्रेशन का मतलब वो है सांद्रता नहीं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। इसके ब्रैकेट में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी लिख लो। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ solvent is called dilution of solution. Solution, sorry, solvent, solution में solvent बढ़ा रहे हैं ना। Addition of solvent is called dilution of the solution या diluted solution. Dilution of solution. तो इसमें क्या होता है, यहाँ हमने क्या किया, अगर हमें इसे कंसंट्रेशन बढ़ानी थी तो हम क्या कर रहे थे, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ हम क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ बट अब हमें दिमाग से कौन सा कॉन्सेप्ट निकाल देना है कि हम इसमें सॉल्वेंट भी, सॉल्यूट बढ़ा के भी ऐसा कर सकते हैं। हम सॉल्यूट को नहीं कुछ भी करते, सॉल्यूट हमारे क्या रहता है, कांस्टेंट। यहीं पे लिखो M1 V1 M2, ये क्या हो रहा है हमारा डाइल्यूशन, और जब वापस आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमने डाइल्यूशन किया तो इधर क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन, और ये क्या रहते हैं हमारे बराबर रहते हैं। M क्या है हमारी, M क्या है बेटा, मोलैरिटी, और V क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या बराबर आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हमें बराबर ही रह रहे हैं ना। N1 V1 बराबर M2 अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा, तो इनवर्स का ग्राफ आएगा ना। कितना लिख लिया है, नहीं लिखा है, इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इधर M लिख लो और इधर B, और यहाँ पे लिखो तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, और उसके बाद ये वाला ग्राफ बना देना। ग्राफ याद करके रखोगे, ग्राफ फिजिक्स में भी तुम्हारे आ सकते हैं, केमिस्ट्री वाले तो ये बनते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स वाला बोलते हैं ना इसको, ये वाला तो नहीं मैम, इक्लिप्स पता है कैसे होता है, वो ऐसे होता है, वो तो ऐसे गोल वाला हाँ। होता है। ये वाला क्या हाइपरबोला, ये मैम ऐसे ग्राफ बोला ऐसे चल रहा है, 1 मिनट पहले तो ऐसे ग्राफ वो आ गया दोनों हाँ होता है, वो ऐसे होता है, नीचे वाला होता है, कैसे बातें कर रहे हो तुम, ऐसे होता है। मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, हो सकता है बड़ा होता है। हाँ ये वो ऐसा वाला पड़ा है, तो दोनों साइड का बन गया ना, नहीं तो बन सकता है ना, वो पॉसिबल है। अरे ये भी तो बनता है ना, ये तो पढ़ा होगा। हाँ मैम, तो यही तो बस एक्सिस ही तो चेंज हो गई। इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, हाँ, और जब ये नीचे होगा उसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। वही सेम चीज यहाँ हो जाती है, सिर्फ एक्सिस चेंज है। ये तुम वाई जेड पे बाई एक्सिस पे बना रहे हो, वो तुम जेड पे, जैसे बाई बराबर बाई स्क्वायर बराबर 4ax करके कुछ आता है ना इसका ये इक्वेशन। अगर मैं ये x स्क्वायर बराबर 4ay कर दूंगी तो ये आ जाएगा। सिर्फ एक्सिस चेंज हो रही है, यही तो ग्राफ की तुम्हारी खूबियां है। ग्राफ वो कुछ भी दे सकता है।
जैसे कि अगर y बराबर mx लिख रहे हैं हम, सही है, तो हम ये किस पे ले रहे हैं, y वाले पे, ये वाली और ये वाली। अगर मैं x बराबर my लिख दूंगी तो ये उल्टी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही है ग्राफ में। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना था, अब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी। अभी तक हमने दोनों के फॉर्मूले लिखे, दोनों के फॉर्मूले अपनी कॉपी पे लिखो। एक जगह स्ट्रेंथ लिखो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो पोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में था, मगर हम यहाँ मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो हम यहाँ किससे कर ले रहे हैं, 1000 से हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई। अब मोल्स वाले को मैं कैसे लिख पा रही थी, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ये लिख पा रही थी। स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ बताओ मुझे, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला रेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन रेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा स्ट्रेंथ वॉल्यूम का नीचे रेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, बट हम यहाँ भी ml में लेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा, सही है। अब तुम एक चीज देखो, इसको क्या लिख सकते हो, V2 W2 सॉरी, इसको क्या लिख रहे हो, V ml, और ये क्या हो गया हमारे 1000 हो गया। अगर मैं ये फॉर्मूला जो इतना देख रही हूँ, ये हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे सेम है फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला ये सेम है ना इतनी जगह, बिल्कुल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, S अपॉन M2 कैपिटल है। ये क्या है हमारा, M2 क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर मास, तो इसे mm लिख दो वरना कंफ्यूज हो सकते हो, सही है। नहीं आया प्रिया समझ में, आया नहीं आया, नहीं आया। मैंने एक सिंपल चीज लिखी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख रहे थे, मोल्स को क्या बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे खोला, मास अपॉन मोलर मास कर दिया, सही है। वेट गिवन वेट अपॉन मोलर मास लिख रहे थे, तो ये वॉल्यूम हमारे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ये वाला जो अपॉन में बचा वो उससे मैं 1000 के अपॉन में ले गई, पूरा आ गया इतना। यहाँ स्ट्रेंथ आ रहे थे, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन रेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन ml लिया है तो 1000 से वहां इंटू कर दिया। मेरे पास एक जो मैंने एक शॉर्टकट में लिखा, इतना फॉर्मूला ये आ गया, किसका, स्ट्रेंथ का आ गया। मैं इस वाले में आई, मैंने सेम चीज क्या लिखी, W2 यहाँ पे है, W2 यहाँ पे है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाई 1000 यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 1000 यहाँ पे। जब ये दोनों चीजें सेम हैं तो मैं इस पूरे की जगह S लिख सकती हूँ ना, स्ट्रेंथ लिख सकती हूँ ना, तो बस वही मैंने स्ट्रेंथ लिख दी वहां पर। आ गया समझ कि मोलैरिटी और ये कैसे रिलेशनशिप में है, देखो। मोलैरिटी बराबर, इसके लैंग्वेज में भी लिख लो, बाद में नहीं समझ में आए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये मुझे आपके सपने आई कि गौरव को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे समस्या है ये तो तुम ही बताओगे ना मुझे, कहाँ पे नहीं आया समझ में। अगर तुम लोगों को ना समझ में आया अगर तो तुम बोल सकते हो, कोई ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें उसके लिए अलग से पनिशमेंट मिल रही है। शर्म कर लो, पेपर के
तुम्हारे जैसे ही है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको बहुत ज्यादा आता हो। और अगर आता भी होगा तो पढ़ रहा है इसलिए आता होगा, तो तुम्हें भी तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, इसीलिए तो बैठे हुए हो। मैं अपने स्तर से पढ़ा रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी से छोटी चीजें पढ़ा पाऊँ, बट हो सकता है कोई चीज मेरे लिए तो छोटी ना हो, वो तुम्हारे लिए तब भी छोटी है। तो पूछोगे तो तुम ही लोग ना कि कहाँ पे क्लियरिफाई करना है, क्या समझ में नहीं आया भाई बता। बाद में कब बताऊँ, 3:30 बजे के बाद थोड़ी ना मैं बताऊंगी। कहाँ से रिवाइज करना है? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या थी गौरव? क्या लिखा हुआ है ऊपर, दिख नहीं रहा है क्या? चल कोई बात नहीं, उसकी आंख में प्रॉब्लम है। देख वेट ऑफ सॉल्यूट था, सही है, अपनी कॉपी में तो देखो। स्ट्रेंथ क्या थी? वेट ऑफ सॉल्यूट थी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। अगर हम सॉल्यूशन लीटर में ले रहे थे तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, और मिलीलीटर में ले रहे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। हाँ, किसी से नहीं करेंगे। अगर मुझे अमल में नहीं लेना तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मेरी सिर्फ आ रही है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे इसे सिर्फ लीटर में लेना तो मैं क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी या 100 से करूँ? किसी से नहीं करूँगी। वो तो इसकी यूनिट चेंज करने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो कोई फॉर्मूले में आई हुई चीज नहीं है। फॉर्मूला हमारा सिर्फ इतना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि 1 लीटर में हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे कि कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही तो हमारी क्या थी? सांद्रता थी ना। अगर तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते, वो लाइन याद होती है, तो थ्योरी याद कर लिया और उसके बाद उसे खुद लिख लिया होता। चलो आगे डालो। मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर मेरे पास एक M1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, क्या है? M1 मोलरिटी है, और M2 क्या है हमारा? V1 क्या है हमारा? वॉल्यूम है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? M1 V1, और दूसरा क्या है हमारे पास? M2 V2। तो अगर मैं इसका M1 V1 मिक्स निकालूंगी तो कैसे आएगा? दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M मिक्स और हमारा V मिक्स। V मिक्स का मतलब क्या हो गया? V1 प्लस V2। तो ये कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। M मिक्स अगर हमें दोनों की क्या निकालनी होगी? मोलरिटी मिक्स करके निकालनी होगी। दोनों की मोलरिटी डिफरेंट है, और मिक्स करके हमें उनकी क्या निकालनी होगी? मोलरिटी निकालनी होगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले को याद करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलरिटी ऑफ द मिक्स सॉल्यूशन। जो मैंने दो अलग अलग मोलरिटी के सॉल्यूशंस दिए, मोलरिटी अलग अलग कब होगी हमारी? अगर उनके डाइल्यूशंस में अंतर आ जाएगा, एक कंसंट्रेटेड हो गया, एक डाइल्यूट हो गया, बट नंबर ऑफ सॉल्यूट बराबर है, इसलिए क्वेश्चन करो बेटा। लिखो बेटा 6.025 इंटू 10 टू की पावर
20 मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ। 20 molecule of acetic acid present in 500 ml of solution the concentration of solution is बताओ। बेसिकली मोलैरिटी निकालनी है इसमें। अब वो निकालो, कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे ये देखो, क्योंकि तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स दिए हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। लगाओ, कैलकुलेशन तुम लोग करो, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे लिए पेपर में। मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इनटू 1000। कितना है? 10⁻³ ये कितना है? 500 ml। 2 × 10⁻³ करके कुछ आ रहा है, इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है? समस्या है कुछ? ये 23 लिखा हुआ है, बड़ी अप्रोक्सीमेटली तो एक ही आएगा ना, इतने से पॉइंट में कितना अंतर आएगा? अगर इतनी कैलकुलेशन लेके चलोगे तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ तक देखो खाली, ये हटा दो। सिर्फ 2 पॉइंट तक की कैलकुलेशन देखा करो पेपर में, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बेटा? चलो दूसरा क्वेश्चन करो। If 1.8 gram glucose is present in 1.8 बोल रही हूँ, 1.8 बोला ना। 1.8 ग्राम ग्लूकोज is present in 200 ml of solution. Calculate molarity. Direct अभी 200 ml of solution. Calculate the molarity of the solution.
5 into 10 to the power minus 2. 5 into 10 to the power minus 2 ना, हाँ है 5 into 10 to the power minus 2 मोल यही आएगा, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.05। हाँ आ गया इतना आंसर सबका? नहीं आया? नहीं आया? क्या समस्या है बेटा? हमने क्या क्या बोला है? 1 पॉइंट कितना है, कितना ग्राम है। अब ग्लूकोज का वो कितना है? 180 सही है, इंटू 1000 क्योंकि ml में है, वैसे बताना 500 ये हटा दो, ये 2 गया, यहाँ से यहाँ 0 बढ़ाओ, ये क्या हो गया 100, 1/100 हो गया। आ गया ना उतना ही 2 तुम्हारा 5 कैसे आ रहा है बेटा? और उधर 1000 से मल्टीप्लाई किया ओ सॉरी, मैंने 500 कर दिया, यहाँ पे 200 था ना, सही है। आ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स बता दिया करो, क्योंकि मैं तो भूल गई क्वेश्चन बोल के, मुझे वो 500 वहाँ वाला दिख रहा था। यूरिया का NH2CuNH2 वो तो बेटा, वो तो ग्लूकोज का बोला है, ग्लूकोज का 180 होता है वो, ऐसे निकाल लो, ऐसे तो रटा हुआ मुझे भी नहीं है। 14 से 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कल 32 मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे रटती नहीं हूँ चीजें। हाँ या तो क्वेश्चन में दिया होता है, वरना मेरे को इन सब के फॉर्मूला याद है तो 2 मिनट लगेंगे निकालने को। क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है यूरिया का, इसलिए हमने आपसे पूछा बता मुझसे रटा हुआ नहीं है, मैं नहीं रटती चीजें, तो मेरे दिमाग में इतना सारा कुछ ऑलरेडी मैं भर लेती हूँ। अगर मैं ये भी याद करने लगूँ मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो फिर मेरा जोड़ घटाना सीखने का बचपन में फायदा नहीं है। मुझे ये लगता है चीजें वो जैसे फॉर्मूलाज रटने की चीजें वो रटना पड़ेगी, इनका प्रोसेस पता है, 2 मिनट का जोड़ घटा। वो तो बड़ी मतलब बट तुम लोग को फॉर्मूले नहीं पता, इसलिए तुम्हें याद करने इस उम्र पे अच्छी बात है। कुछ याद होना चाहिए, हो जाते हैं, जैसे वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ये तो रोज निकाल रहे हो। क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट लगाते लगाते आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद बेटा डालो मोलैरिटी। हाँ, represented by small m। अगर हम मैथ्स वाले हम कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले अपनी कैलकुलेशन से करें, जितना इसमें हम कम भरे वो अच्छा है। मेरे को पीसी नहीं था, इंग्लिश है वो तो कॉमन है। इंग्लिश होती है, हिंदी नहीं होती। नहीं हिंदी होती है हमारे टाइम में मीडिया ना सब्जेक्ट थे, 5 ही सब्जेक्ट थे मेरे मैम, 5 ही होते हैं, अब तक तो 5 ही है। इंग्लिश हिंदी होता है। मैं यूपी बोर्ड से थी, मेरे में सब्जेक्ट ही 5 ही होते हैं। मैम, हिंदी कंपलसरी सीबीएसई में भी 5 ही होते हैं। सीबीएसई में कंपलसरी है कि नहीं है? तुम लोग क्या माइनर सब्जेक्ट चल रहे हैं, बीएससी में भी चल रहे हैं। हमारे टाइम में बीएससी में भी सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, कोई भी 3 पढ़ लो। नहीं तो लेकिन यूपी बोर्ड में इंग्लिश हिंदी कॉमन होती है। हाँ, लेकिन उसमें सीबीएसई में इंग्लिश, जैसे इंग्लिश का कॉमन है, 4 को हो गए, एक सब्जेक्ट चूज करना। वही में हिंदी में वो हो सकता है जो हिंदी यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर साइंस यूज करते हैं। बोर्ड में तो अभी ये हिंदी इंग्लिश कॉमन है। चलो, मोलैरिटी को रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। It represents
It represents number of moles of solute present in number of moles of solute present in 1 kg of solvent. इसको लिखते हैं बेटा हम लोग स्मॉल m से लिख रहे हैं, सही है। और हम किससे नंबर ऑफ मोल ऑफ solute upon rate of solution in solvent है वहाँ, सही है। तो इसकी बेटा ये बताओ मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये वॉल्यूम का टर्म है, देखो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दिमाग मेरा करेक्शन तो हो चुका है गर्मी की वजह से। हाँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इसमें, बार बार एक चीज बोल के सच्चे में मेरा यहाँ से करेक्शन कर दी। आपको हवा नहीं लग रही है? अब मैं वहाँ आऊँ तो हवा है राउंड मारिए अगर तो सुनो, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? मोल अपॉन यूनिट लिखो, मोल अपॉन किलोग्राम। अगर मैं इसे ग्राम में लूंगी तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इंटू 1। क्योंकि अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको भी सेम वैसे ही लिख लो मोल्स वाले फॉर्म में। क्या? W2 अपॉन mm2 इंटू 1000 और ये क्या है हमारा? W1। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 मोलल NaOH का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या होगा? फॉर्मूला देखो, पूरी पढ़ो और बताओ मुझे इसका मतलब क्या होगा। यानी 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH की प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट है हमारे पास, जो क्या है? एक्वस है, इट मींस वाटर। तो उसमें हमारे पास कितना मोल है? 2 मोल ऑफ NaOH। ऐसे ही अगर मैं 5 मोलल को लिख दूंगी तो 5 मोल्स है। मोलल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन जितना सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है सॉरी, और सॉल्वेंट 1 kg में हम निकाल रहे थे उतने मोल जितना हमें क्या दिया होता है? इतने मोलर सोल्यूशन। तो 1 kg में उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मुझसे 5 मोलर लिख दिया तो 1 kg में मेरे कितने हैं? 5 मोल ऑफ सॉल्यूट है। अगर मुझसे 10 मोलर बोल दिया तो 10 मोल ऑफ सॉल्यूट है। आ गया समझ में? इसके बाद देखो बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, ये कुछ 2 फॉर्मूले हैं, इनको डायरेक्ट बस लिख लेंगे, इनके सॉल्यूशंस नहीं कर रहे हैं। एक है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल m, कैपिटल M एंड D।
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और स्मॉल एम कैपिटल एम तो तुम्हें पता है ये क्या है, ये क्या होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तभी याद हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर इन सबको स्मॉल करके लिखना है तो ऐसे लिख लो, m बराबर 1000 इंटू इससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर मुझे मोलैरिटी और डेंसिटी दी हुई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है और मुझे डेंसिटी निकालनी है तो भी हम निकाल सकते हैं। मतलब इसमें रिलेशनशिप हमें किस चीज़, जो तीन चीज़ों के बीच में बता दिया कि हमें नंबर ऑफ, हमारी मोलैरिटी एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है वैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। कल पेपर देना अगर कल टेस्ट हुआ तो कल टेस्ट देना, थर्मो तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मत भूलो। थर्मोडायनामिक्स। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन लिखो, एक फॉर्मूला लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था, number of mole of solute upon solvent into number of mole of solute, number of mole of solvent इंटू 1000 और यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे इसके बाद लिखो मोलैरिटी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, मतलब काई सॉल्यूट अपॉन काई सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। काई ये पता है क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या था मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, यही था ना। एक दो कितने फॉर्मूले लिखे मोलैरिटी में हमने, एक तो नॉर्मल वाला जिसको हम किलोग्राम में निकाल रहे थे, उसके बाद हमने क्या निकाला, ग्राम वाला निकाला, उसके बाद हमने उसे मोल्स को खोला किसके फॉर्म में, मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में खोला,
उसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी निकाली, जो क्या थी, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने काई भी मतलब सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन में निकाला। वो क्या था हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक चीज ध्यान रखना, देखो सब में मोलर मास हम किसका यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं। अब लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द molarity of solution containing 3 gram glucose, 3 gram glucose dissolve in 3 gram glucose dissolve in 30 gram है ना, 30 ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ तुम्हें क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है बताओ, कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 30/1000 क्यों होगा मोलर मास, वो तो फॉर्मूला है, मैं सिर्फ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज पूछ रही हूँ। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज सिर्फ 180 होगा, ठीक है। अब लगाओ तुम फॉर्मूला और बताओ मुझे जल्दी से क्या आ रहा है। 0.56 आ रहा है। देखो क्या था बेटा फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, M2 अपॉन V2 इंटू 0.5 ही आ रहा है, यही था ना, यही तो था, लगाओ 3 अपॉन सॉरी W2 अपॉन M2 है बेटा, W2 अपॉन M2 है। लिखो फॉर्मूले में लगाओ, ये दिया हुआ है 3 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हुआ दिया हुआ है 180 गुणा मैं लिख रही हूँ तब भी तुम लोगों में से एक भी नहीं बोलता, समस्या ही है। इतना गलत बर्दाश्त कैसे करते हो, चुपचाप बैठ कुछ तो बोला करो, क्योंकि मैं बोल सही रही हूँ मगर मैं लिख गलत रही हूँ। W1 कितना हुआ था, 30 दिया हुआ था, 10 स्मॉल एम लगा देते हैं, क्या यूनिट क्या लगा देते हैं, मोलर लिख देते हैं ना, स्मॉल एम से। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ a 0.8 मोलर है, मोलर सोल्यूशन
solution 0.8 molar solution contains 100 millimoles of solute. Contain 100 millimoles. 100 millimoles of solute. हमें बताना क्या बेटा? वॉल्यूम बताना है. क्या फॉर्मूला था हमारा? m into v ml. नंबर ऑफ मिलीमोल बराबर, ये था नंबर ऑफ मिलीमोल बराबर 125 लगा दो. कितना आ रहा है? 125 ml. हाँ लगा बेटे. कितना आ रहा है? 100 हमें दिए हुए हैं. m हमें निकालना है. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? वॉल्यूम निकालना है. सॉरी वॉल्यूम निकाला है. m कितना दिया हुआ है? तो 0.8 और वॉल्यूम में निकालना है ml में. वॉल्यूम ml कितना हो जाएगा? तो अगर आप तुमसे मोलरिटी के क्वेश्चन, डेंसिटी निकलवा ले, मोलरिटी निकाल ले, मोलरिटी निकलवा ले, या फिर तुमसे क्या निकलवा ले, मिलीमोल्स देके कुछ भी वॉल्यूम में आप निकलवा ले तो निकाल लोगे. क्या समस्या हुई? लास्ट क्या समस्या हुई? तो बोलो ना, क्या समझ में नहीं आया? ये भी तो बताना पड़ता है. मुझे ये समझ में नहीं आया. तुम्हारी इसका में कैलकुलेशन वगैरह पड़ा और कुछ नहीं. तुम बता तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूरा. मैंने अभी मिलीमोल्स वाला एक फॉर्मूला लिखवाया है तो अपना पढ़ लो. अभी पढ़ लो. Molarity into volume in क्वेश्चन यही वाला. जिसका भी क्वेश्चन अधूरा रहा है बोला तो करो. तुम्हें लिखना है क्वेश्चन. लिख बेटा. व्हाट द वॉल्यूम ऑफ of 0.8 मोलर सॉल्यूशन contains 100 millimoles of solute. अब मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. ये क्या है? मोलरिटी है. मोलरिटी कितनी दी हुई है? कितने मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हें? 0.8. सही है. तो 0.8 यहाँ आ गया. ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम पूछा है ना. और ये हमें कितने मिलीमोल्स दिए हुए? 100 मिलीमोल्स दिए हुए है ना. तो बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे.
याद नहीं हो रही मालूम कि मुझे तो ये पता है मैं क्या लिख रही हूँ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इस एम को एक बार मोलरिटी लिख ही लो अपने आप, जिससे कि अगर दोबारा कॉपी खोल के पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी है। अच्छा बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखो चलो। मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, मोलरिटी सॉरी मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution is 0.2 क्या होगा? calculate इधर 5 आएगा the कितना आएगा? total weight of 125 आ जाएगा the solution having 2 इधर आ गया 1000 gram 20 कितने में आ रहा है? of कितना है? मोलरिटी है। इसकी लैंग्वेज पढ़ो। क्या है, क्या क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पे? मोलरिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है मेरे से। क्या पूछा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा इसमें? मोलर मास ऑफ इसका कितना होता है? ये 98 मोलर मास ऑफ 98 होता है ना, सही 98 होता है। और इसको हमें कितना मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है? अगर मुझे इसका वेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी मुझे बताओ। कैसे कर रहे हो? मुझे एक बार बस इतना तो बताना शुरू करो कि मैम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देखो वेट ऑफ हमारा एक सिंपल, सबसे पहले तो हमें लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम मोलर सॉल्यूशन में कितना लेते हैं? और उसके बाद हम सॉल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के पहले हम मोल निकालेंगे। मोल के थ्रू तेरा वेट निकल जाएगा 0.2 मास अपॉन मोलर मास 98। और इन दोनों को जोड़ लो। ये हमें कितना दे रखा है? 1000, सही है। और यहाँ हम क्या करेंगे? ये हमें क्या दे रखे हैं? 0.2 × 98। ये क्या हो गया? हमारा मोलर मास हो गया। बस इन सबको जोड़ दोगे तो हमारा वेट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन।
19 आएगा, पॉइंट में कुछ हो सकता है। अरे मेरा ये कितना आ रहा है, ये 96 होता है, इसको और एक के बाद ये लगा देंगे और इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा 1019.6 ग्राम। समझ में नहीं आया, ये कहाँ से लगाया तो क्या समस्या है? W का ना W2 कौन सा है? क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, तुम्हें लैंग्वेज में नहीं पता है। अगर मैं एक लिख रही हूँ तो हमेशा सॉल्वेंट के लिए लिख रही हूँ, और मैं 2 लिख रही हूँ तो मैं सॉल्यूट के लिए लिख रही हूँ। ये हमने पहले ही क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर मैं ए और बी लिखा तो ए मैं इसके लिए लिखूंगी और बी इसके लिए लिखूंगी किसी भी बुक में। अगर तुम्हारे पास कहीं भी किसी भी बुक से तुम सोल्यूशन पढ़ रहे हो, उसमें अगर 1 और 2 के फॉर्म में दिया हुआ तो 1 हमेशा सॉल्वेंट है और 2 हमेशा सॉल्यूट है। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा मात्रा में। सेम गोज टू ए एंड बी। ए हमारा किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। बी हमारा किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। अगर हम यहाँ लिखते हैं B2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन B2, ये क्या है? मोलैलिटी B1, तो यहाँ मोलैलिटी है ना, हाँ मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी का ही तो फॉर्मूला है। ग्राम में हम यहाँ पे मोलैलिटी में ले रही ना, अगर ये मोलैलिटी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा? वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ। ये मोलर मास है, क्योंकि हम यहाँ पे मोल लिखते हैं तो ये मोलर मास है। क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मुझसे बोलोगे तभी याद आएगा। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। आ गया समझ में? अगर मैं इसको कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, W2 M2 B इंटू 1000 अपॉन B, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। सही है? और फॉर्मेलिटी लिख लो, एक लाइन है बस फॉर्मेलिटी, उसके हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। जब हम आयनिक सॉलिड की मोलैरिटी निकाल रहे होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी बोलते हैं। मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। अब एक बार बताओ मुझे, कितने सारे कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ लिए? सॉलिड। मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। अब मुझे एक तरफ से ये बताओ बेटा, हमने कितने सारे वो पढ़े? हमने 4 किस्में पढ़े। परसेंटेज वाले में हमने 4 पढ़े। कौन कौन से? वेट अपॉन वेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम अपॉन वेट। 4 परसेंटेज में पढ़े। परसेंटेज में हम किससे इंटू कर रहे थे बेटा? हम परसेंटेज 100 में निकाल लेते थे, 100 से कर रहे थे। उसके बाद हम किस पे आए थे? फ्रैक्शन पे आए थे। फ्रैक्शन में हमने मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था? ऊपर जिसका भी हमें निकालना है उसका सॉल्यूट का अपॉन टोटल, सॉल्वेंट का अपॉन टोटल, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे बिकॉज ऑफ हमारा काई A प्लस काई B, मतलब फ्रैक्शन हम कितना निकाल रहे थे बेटा? 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आ रही थी, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती थी। जैसे परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं आ सकती है, ऐसे ही फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, ना 0 से कम आएगा।
निगेटिव में ना परसेंटेज जाती है ना फ्रैक्शन जाता है। 0% या 100%, 0 फ्रैक्शन या फिर 1 फ्रैक्शन, इसके बीच में ही आएगी हमेशा तुम्हारी फ्रैक्शंस की वैल्यू। उसके बाद 3 हमने क्या पढ़े थे, फ्रैक्शंस पढ़े थे। 4 हमने क्या पढ़े थे, परसेंटेज पढ़े थे। उसके बाद हमने 2 पढ़े थे पार्ट्स, एक पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन वाले में हम किससे करते थे, 10 टू पावर 9 से, मिलियन वाले में 10 टू पावर 6 से। उसके बाद हम किस पे आए, आज हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने स्ट्रेंथ पढ़ी, स्ट्रेंथ हमने निकाली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी। और इसी बीच में हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप किस किस में पढ़ा हमने, स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड डी में, स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन में। इसमें हमारी कुछ क्वांटिटीज कैसी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, कुछ क्वांटिटीज हमारी कैसी थी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी थी, जिसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा था, वो हमारी क्या थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा था वो इंडिपेंडेंट थी। अब चलो एक क्वेश्चन करो और, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in mole fraction of A in fraction of A in H2O is 0.2. The molality of A in H2O, हमें क्या करना है, स्मॉल m निकालना है। और स्मॉल m और मोल फ्रैक्शन के बीच में अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, m अपॉन काइए सॉल्यूट अपॉन काइए सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन, निकालो जल्दी से, सॉल्वेंट है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है नीचे। निकालो अब इसे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया तुम्हें। काइए तुम्हें एक किसका दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट का दिया हुआ है। काइए बेटा किसका दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है ना इन वाटर। अगर ए का दिया हुआ है इसका मतलब सॉल्यूट का काइए दिया हुआ है। सॉल्वेंट का कैसे निकालेगा, 1 माइनस 0.2 करके। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट वाटर नहीं हुआ, ये तो सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वाटर है, ये सॉल्वेंट कैसे हो गया, अच्छा ये तो निकालना, ये तो सॉल्यूट हुआ ना। नहीं बोल क्या आ रहे थे दिमाग में, सॉल्वेंट होता है। अरे यार यहाँ पे एक्स लिख लो तुम, ये क्वेश्चन है। जैसे राम लिख लो या श्याम लिख लो, नाम ही तो है, नाउन है दैट इज। तुम वैसे कंफ्यूज हो रहे थे कि ए वाला जो ए और 1 और 2 वाला जो हम लिख रहे हैं, हाँ हाँ उल्टा लिख रहा है तुमने, 0.2 अपन 0.8 आएगा। ऐसा कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं कैलकुलेशन गलत हुई है, मैं नहीं करूँ,
0.2 अपॉन 0.8 इंटू 1000 अपॉन 80। ये हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये 0 से ये काटो, यहाँ से ये 9 गया, सही है। ये हटाओ, ये बढ़ाओ, 1 अपॉन 8 गुणा 9, ये क्या आया 150 4 13.58 या 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 13 पॉइंट में ही आ रहा है। 13.8, 13.5, 13.6 जो भी आ रहा है 13 पॉइंट में आ रहा है। अब ये समझ में आया कि मुझे अगर सिर्फ यहाँ पे एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, दूसरे का नहीं दिया, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करके, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन लिखो। अभी चल नॉर्मलिटी लिखो, क्वेश्चन वो वाला तुम्हें आता ही है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, वो लिखो ना लिखो तो साथ में। नॉर्मलिटी अलग, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी represented by capital N, it represents gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। मतलब नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना आएगा उसमें आएगा बेटा इन लीटर। लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी वो क्या हो जाएगी? अब एक से ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास अपॉन एन फैक्टर, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ लिखो, अब इसके बाद यहाँ लिखो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मास अपॉन एन फैक्टर। बताऊंगी अभी, वो तो बताना पड़ेगा ना। इतना तो लिखो, मोलर मास है बेटा यहाँ पे, सॉरी सिर्फ मास लिख दिया मैंने, मोलर मास है। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इतना लिखो। एन फैक्टर निकालना भी बता रहे। हमने नॉर्मलिटी पढ़ी, नॉर्मलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर। अगर लीटर में नहीं है ml में, तो कोई 1000 से इंटू कर लेना। उसके बाद हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन, मतलब कोई भी एसिड की बेसिसिटी कितनी है वो उसका एन फैक्टर होगी। और बेसिसिटी क्या होती है कि अगर मैं किसी भी एसिड से H+ निकालूं तो कितने निकलेंगे। अगर मैंने H2SO4 है जैसे मेरे पास, उससे कितने H+ निकल सकते हैं? 2H+ निकल सकते हैं। तो वो हमारी क्या होगी? उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे CH3COOH है, एसिडिक एसिड है, 1 H+ निकल सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 है। और उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1 है। CH3POH है, CH3POH है, CH3 सॉरी नहीं, H3PO3 है ना, H3PO4 है, PO3 भी हो जाएगा, H3PO4, हाँ PO4 लगा लो। अगर मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है,
क्या है बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया H3PO4। अगर मैंने ये लिया तो इससे हम कितने, अगर मैं इसे बेसिक सोल्यूशन में डालूंगी, अगर मैं इसको क्या करती हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ तो कितने H+ निकलेंगे इसमें से 3 H+ निकलेंगे। तो जितने H+ रिलीज हो जाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 3 हो गई। और जो बेसिसिटी होती है वही हमारी एसिड की क्या कहलाता है एन फैक्टर। आया नहीं आया। और ऐसे ही बेस की जो एसिडिटी होती है जिससे OH- जितने किसी बेस से जितने OH- जैसे NaOH से एक OH- निकलेगा, सही है। अगर मैं MgO2 का होल वाइज ले रही हूँ तो इससे कितने निकलेंगे बेटा 2 OH- निकलेंगे। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। NaOH की एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। Al2OH का होल थ्राइस ले लूंगी अगर मैं तो उससे कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी। और जितनी बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ द बेस दैट इज एन फैक्टर, बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज एन फैक्टर। अगर अब हमारे पास दो चीजें तो निकल आए कि अगर हम एटम है और अगर मान लो एसिड और बेस की समझ में आ गई कि जितना H+ निकाल देगा वो एसिड का एन फैक्टर हो गया, जितना OH- निकाल देगा वो बेस का हो गया। अगर कोई एटम है तो एटम की जितनी बैलेंसी होती है वो उसका एन फैक्टर होती है। किसी भी एटम की जितनी बैलेंसी होती है, मान लो मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो उसकी एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही अगर मैं तुमसे क्या ले रही हूँ कोई सॉल्ट ले रही हूँ, NH4Cl ले लिया मैंने, NH4Cl इज अ सॉल्ट। क्या है NH4Cl ले लिया मैंने। अगर मैं इसे तोड़ती हूँ, जब इसे आयनाइज करती हूँ तो ये कैसे टूटता है NH4+Cl-। तो कोई भी एक चार्ज या तो मैं प्लस का चार्ज ले लूंगी या माइनस का, तो जितना चार्ज इस पे आया मतलब -1 या +1 वो इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। मगर माइनस या 1 या प्लस में नहीं आएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 क्योंकि चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो अगर मैं किसका निकाल लूँ बेटा सॉल्ट्स का निकाल दूँ तो उसमें जितना चार्ज आता है वो हमारा क्या हो जाता है एन फैक्टर हो जाता है। एसिड्स के लिए जितने हमने H+ रिलीज करे, बेसिस के लिए जितने हमने OH- रिलीज करे, हमारे एटम्स के लिए जितनी हमारी बैलेंसी है, सॉल्ट्स के लिए चार्ज जनरली इतने ही आते हैं। मगर अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन भी आ जाए, अगर रिडक्शन में भी निकाल रहे हैं तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर और जितना रिडक्शन नंबर जितने का वो आता है क्या कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं जितना। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होता है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं पता है, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं उसमें जितना इंक्रीज आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाता है। जनरली हमारे पास सिर्फ एसिड बेस और सॉल्ट आता है। क्वेश्चंस जो हम करेंगे ना किसके एन फैक्टर आएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लिखो एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू, एक तरफ लिखो एन को डालो, लिख बेटा क्या बोल रहा है समस्या क्या है क्या। अच्छा ऑक्सीकरण उसको तुम्हें भी बता रहे तो अपनी कॉपी पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिख करो, यहाँ से जाओ किताब खोल के अपने आप लिखो, क्योंकि अभी सच्ची में तुम्हें प्रॉब्लम मुझे महसूस होती है है और प्रॉब्लम है तो लिख लोगे तो दोबारा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हिंदी में पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ नहीं होता किसी का। मेरी भी प्रॉब्लम क्या है क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से इंग्लिश में ही पढ़ी हूँ भाई, 12th मैंने भी सब यूपी बोर्ड में ही किया है। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण या अपचयन उपचयन या हमें पता नहीं है, बट मुंह से ही नहीं निकलता और वो तुम्हारे संग हो जाएगा। 1 साल पढ़ो इंग्लिश में अपने आप सब चीज हो जाएगी। बेटा एक बार डालो एन फैक्टर, और एटम के लिए क्या था, एटम के लिए एन फैक्टर मेरा क्या था बैलेंसी, एसिड के लिए बैलेंसी के लिए लिखो बेसिसिटी इक्वल टू बेसिसिटी इक्वल टू H+ नंबर ऑफ H+ रिलीज, जितने H+ रिलीज हो रहे हैं। और अगर मैं आयंस के लिख रही हूँ तो उस पर जितना आयन पे जो चार्ज
चार्ज ऑन आयन। अगर मैं बेसिस के लिए लिख रही हूँ तो जितने OH माइनस रिलीज हुए हैं, देखो सब लिख के दूँ क्या? बोलूँगी तो और तुम लोग देर करोगे और टाइम हो गया। एसिडिटी, OH माइनस जितने रिलीज होते, सही है। शॉर्ट के लिए क्या था मेरा? चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन या फिर चार्ज ऑन, और अगर मुझे सिंपली कोई आयन दे रखा है तो चार्ज ऑन, ये हमारी क्या हो जाएंगे? एन फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमारे पास जब एन फैक्टर आ जाएगा तो मैंने जो वो लिखवाया है वो तो तुम कर ही लोगे अपने आप, फॉर्मूले से निकालते लेंगे ना, क्वेश्चंस कल कर लेंगे, आज उसको टाइम नहीं।